क्या कहूँ इस पर। आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं अपने घर के बाहर देख रहा हूँ, चारों तरफ धुंध। माफ़ कीजिएगा, ये धुंध प्रकृति ने नहीं पैदा की है, ये मानव निर्मित धुंध, और इसके लिए सब जिम्मेवार हैं। ये क्या होता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में बड़ी बड़ी थियरीज पेश की जाती हैं और फिर 10 महीने साल के इस पर चुप्पी साध ली जाती है। ये क्रिमिनल है, आपराधिक है। तय करिए कि कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। किस तरह की परिस्थितियों में लोग हैं, हॉस्पिटल में दम घोंटू हालात हैं, किसी का फेफड़ा काम नहीं कर रहा, खांसी जुकाम, बच्चे वृद्ध सब इससे इंपैक्टेड हो रहे हैं। और आप चूंकि प्रदूषण लगता है आपको कि वोट नहीं दिलाता है, ये मुद्दा नहीं है वोट का, तो आप लोगों की जान से खेल रहे हैं। माफ कीजिएगा, इसको ये पराली पर फेंक दिया, उस पर फेंक दिया, इसके बजाय साथ बैठिए, अगले बरस फिर हम लोग यही क्रिया प्रतिक्रिया में ना रहें कि आप मुझसे सवाल पूछें और फिर मैं धुंध दिखा करके आपको जवाब दूं। सर, जो पराली का मसला आप कह रहे हैं थ्योरी है और केंद्र सरकार की भी उस पर थ्योरी है, पराली एक फैक्टर है, लेकिन ये कितना बड़ा फैक्टर है दिल्ली? बिल्कुल, मैं समझता हूं सबसे आसान है ना, किसानों को दोष दे दो। पराली के कारण हो रहा। माफ कीजिएगा, कोई वैज्ञानिक अध्ययन लिया है आपने कि 100 में पराली का योगदान कितना है? 2, 4, 6, 5? नहीं। चूंकि एक आपको एक डिस्टेंट फिनोमेना आप वहां जाकर के फेंक देते हैं, बड़ा आसान है। और बाकी इंडस्ट्रियल यूनिट से जो हो रहा है, कंस्ट्रक्शन से जो हो रहा है, हमारे अपने व्हीकुलर पोल्यूशन का क्या हाल है, अगर तमाम चीजों को, और उसके बाद सबसे बड़ा कारण है सरकारों की नाकामी। लोग अपनी असफलताओं को ना कभी पराली की चादर, कभी ढिमकाने की चादर से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक मुद्दा उपचुनाव, अहम सीट है मोकामा और गोपालगंज, क्या उम्मीदें हैं सर आप लोग? देखिए, जाहिर है मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मोकामा और गोपालगंज दोनों में जो उपचुनाव है उसमें लोगों ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया। और किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन में, पोल में अगर लोग अपने हाथ में चुनाव ले लेते हैं तो नतीजे हम पहले से जानते हैं। दोनों जगह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की जीत होगी, क्योंकि महागठबंधन के तमाम दल हमारे पक्ष में खड़े हैं, लोग हमारे पक्ष में खड़े हैं। सर, हेमंत सोरेन को आज ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा करी है कि प्रधानमंत्री को भी सम्मान किया जाना चाहिए। मेरा तो सीधे तौर पर कहना है कि अब ये हेमंत जी ने खुद भी कह दिया कि पॉलिटिकली हमसे लड़ नहीं पा रहे हो, तो ये तो स्ट्रैटेजी हो गई है ना। मुझे दुख है ना कि ईडी, सीबीआई, आईटी का इस प्रकार से दुरुपयोग, लगातार पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग करके भाजपा ने इन सारी संस्थाओं की, एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। इसको रिस्टोर करने में वर्षों लग जाएंगे। तो हेमंत सोरेन जी ईडी के समक्ष नहीं जा रहे हैं, वो भाजपा की एक आनुषंगिक संगठन के समक्ष जा रहे हैं। सर, लेकिन ये जब तमाम चीजें होती हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी तमाम गैर भाजपाई दलों को लेकर के, तो असदुद्दीन ओवैसी उस पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये एक इलॉजिकल और वो कहते हैं कि इगोइस्टिक टाइप का बयान। अब मैं क्या कहूँ, खरगे साहब एक बहुत बड़े दल, सबसे पुराने दल के नेता हैं, और उसके बयान के बरक्स ओवैसी साहब का बयान आता है और आप मुझसे उस पर प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं। तो ओवैसी साहब को तो अपनी राजनीति पता है ना, उनकी राजनीति बीजेपी के बगैर तो अधूरी है। अगर वो ऐसा बयान नहीं देंगे ताकि बाइनरी में बात चलती रहे तो बीजेपी को फायदा कैसे होगा। हमारे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी बार बार कह चुके हैं कि कांग्रेस का फुटप्रिंट देश में सबसे ज्यादा है, और वो सब स्वीकारते हैं। महत्वपूर्ण ये है कार्यक्रम, मोदी जी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक लोकोन्मुख दस्तावेज कार्यक्रम। सबसे पहली शर्त, साथ बैठिए, दस्तावेज तैयार करिए। वो दस्तावेज, वो प्रगतिशील कार्यक्रम मोदी जी और भाजपा की हार का कारण बनेगा। सर, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब आया गया उसको लेकर के कि उनका कहना है कि ये महत्वपूर्ण है कि नेशनल इंटरेस्ट के मद्देनजर हम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे न रखें, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल सही, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा, नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के कस्टोडियन जयशंकर साहब अकेले हैं क्या? या पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने कह दिया कि जयशंकर साहब आप तय करो कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, इसको जो भी कोई इसके इर्द गिर्द इसके बाहर सोचे वो एंटी नेशनल। 370 कोर्ट में भी है। चलिए नॉर्मैलिटी पे बात करते हैं।
कश्मीर कितना नॉर्मल है। चलिए बात करते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ जो हो रहा है। जयशंकर साहब, आपका इतिहास बोध कम से कम 2014 से नहीं शुरू होना चाहिए। आप उससे पहले ब्यूरोक्रेट थे, अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन आप भी तो उसी झुंड में शामिल हो गए जिनका इतिहास बोध 2014 से शुरू होता है। हुजूर, उससे पहले इस देश ने कई वर्ष बिता दिए अपने को अपनी बनावट और बुनावट में, उसका भी सम्मान करिए। सर, एक आखिरी सवाल है, कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है। जो होम मिनिस्ट्री की है उसमें ये कहा गया है कि कश्मीर घाटी में फॉरेनर टेररिस्ट की संख्या ज्यादा बढ़ी है, लोकल्स की संख्या कम हुई है। उनका कहना है कि 134 टेररिस्ट अभी ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर घाटी में, जिसमें से कि 83 फॉरेनर्स हैं और सिर्फ 51 लोकल्स हैं। अच्छा, ये जानकारी होम मिनिस्ट्री से आई है। क्यों हुआ ऐसा? मैं तो सवाल ये पूछूंगा ना, ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? और तब आप कहते हैं कि आपके हाथों में सत्ता सौंप करके लोग महफूज रहे। जरा उन परिवारों से पूछिए जो अपने लोगों को अभी भी खो रहे हैं, उनके लिए यह आंकड़ा क्या कहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।